रात गहरी होने के बाद श्रीमान चंद्रकांत जी ने अवनी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उससे बोले, बहू, मैं अतिथि गृह के बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। अवनी ने उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा लिया और धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी। पर इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। अवनी की शादी के 5 महीने बाद ही उसके पति राहुल का देहांत हो गया था और उसकी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। उसके पिताजी श्रीमान कैलाश ने बड़ी मुश्किल से उसकी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही वो फिर से अपने मायके नंदनपुर वापस आ गई थी। उसके मायके में उसकी माँ नहीं थी। जब वो 10 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए उसे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी उससे कुछ कहेंगे तो वो किसके आंचल में अपना मुंह छुपाएगी। माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली माँ श्रीमती विमला उससे बहुत नफरत करती थी, इसलिए उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सौतेली माँ विमला अक्सर उसे ताने देती थी कि पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने पति को भी खा गई, अब यहाँ क्या लेने आई है, क्या हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी। ये सब ताने उससे बर्दाश्त नहीं होते थे, पर वो और कर भी क्या सकती थी। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन उसके ससुर जी श्रीमान चंद्रकांत उनके घर आए और उन्होंने उसके पिताजी कैलाश से कहा कि वो उसे फिर से अपने घर शांति निकेतन ले जाना चाहते हैं। उसकी सौतेली माँ विमला ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन पिताजी कैलाश ने कहा, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर उसकी सौतेली माँ विमला ने पिताजी कैलाश से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वो अगर कह रहे हैं कि वो अवनी को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए ना, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और वैसे भी अवनी उनके घर की बहू है, उनके बेटे की मौत हो गई है तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल तो जा ही सकती है ना। माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी कैलाश ने कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अवनी अगर जाना चाहती है तो आप उसे ज़रूर ले जा सकते हैं। ससुर जी चंद्रकांत ने अवनी की तरफ देखा और कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। अवनी ने भी सोचा कि यहाँ रहकर सौतेली माँ के ताने सुनने से अच्छा है कि अपने ससुराल जाकर सुकून से रहूं। अवनी ससुर जी चंद्रकांत के साथ वापस शांति निकेतन आ गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद वो अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी उसके ससुर जी चंद्रकांत उसके कमरे में आ गए और बोले, बहू, एक कप चाय बना लाओ। अवनी ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ससुर जी को दे दी। चाय पीते हुए उन्होंने उससे कहा, अवनी, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी और तुम्हारी सास भी गुजर गई है। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे इस घर में अकेला ना लगे। अवनी ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर ससुर जी चंद्रकांत बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और वे दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 6 महीने बाद एक रात अवनी अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसे समझ आ गया था कि ये उसके ससुर जी चंद्रकांत ही होंगे, क्योंकि इस घर में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था और आधी रात को कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। उसने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ ज़रूरत होगी, तभी देर रात यहाँ आए हैं। दरवाज़ा खुलते ही उसके ससुर जी चंद्रकांत ने उसे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं अतिथि गृह के बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर अवनी ने उन्हें अपने बिस्तर पर ही लिटा लिया। उसने उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मालिश करने के बाद अवनी ने नोटिस किया कि ससुर जी चंद्रकांत उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये देख के वो थोड़ा सहम गई थी। तभी अवनी बोली, ससुर जी, क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है, अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। इस पर ससुर जी चंद्रकांत ने कहा कि नहीं बेटा, तुम बस मालिश कर दो, इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब सी बातें सुनकर अवनी को अब और भी अजीब लगने लग गया था। फिर वो बोली, ससुर जी, आप यहीं मेरे कमरे में ही लेट जाइए, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अवनी की बात सुनकर उसके ससुर जी चंद्रकांत बोले, बेटा, तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चली जाओगी, अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा या अगर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा, इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ।
कुछ समय बाद उसके ससुर जी चंद्रकांत उठकर अवनी के पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से अवनी का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। वो चिंतित होकर बोली, बोलिए पिताजी। ससुर जी चंद्रकांत थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है। मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सोचा था कि फिर से शादी करूंगा, पर जब से बेटे की भी मौत हो गई तो फिर मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब से तुम वापस आई हो तब से मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका हूँ। उनकी ये सारी बातें सुनकर अवनी को बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। वो अपने कमरे में ही सोफे पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। ससुर जी चंद्रकांत ने उससे कहा, बहू, मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि हमारे रिश्ते को कोई गंदा नाम न दे। तभी अवनी हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप मेरे ससुर हो। ससुर का दर्जा पिता के समान होता है, और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हो। आप बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि आप क्या क्या बोले जा रहे हो। तभी उसके ससुर जी चंद्रकांत बोले, देखो बहू, मैं मानता हूं कि मैं कभी तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 1 साल हो चुका है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो हमारे बीच में ससुर और बहू का रिश्ता कहाँ बचा है? मैं भी अकेला हूं और तुम भी अकेली हो। हम पति पत्नी बनकर जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर अवनी का मन विचलित हो गया था। वो आगे और कुछ भी नहीं बोल पाई। एक ओर सौतेली माँ के अत्याचार और दूसरी तरफ ससुर जी का ये अजीब व्यवहार, वो तो इन दोनों के बीच ही फंस गई थी। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह अवनी अपने ससुर जी की बातों पर सोच विचार करने लग गई। ससुर जी चंद्रकांत का प्रस्ताव उसे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता उसे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि वो अपने पिताजी कैलाश से जाकर बात करती है, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत उसमें नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद उसकी जिंदगी में और भी नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए वो उनके पास नहीं गई। एक दिन ऐसे ही शाम को फिर से उसके ससुर जी चंद्रकांत ने उससे कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हम दोनों के सूने जीवन में खुशियां भर दो। मैं अकेले नहीं रह सकता, और तुम भी कब तक अकेली रहोगी? तुम्हें भी तो पति की जरूरत सताती होगी। ससुर जी चंद्रकांत के मुंह से फिर से ये सब बातें सुनकर अवनी तो अंदर से कांपने लगी थी और आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था, और ऐसे ही धीरे धीरे अवनी और ससुर जी चंद्रकांत के बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला जा रहा था। पति की मौत के बाद अवनी ने सोचा था कि अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई है, लेकिन उसके ससुर जी चंद्रकांत ने उसके प्रति जो भावनाएं जाहिर की थीं, उन्होंने उसके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उनके शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी वो सोने जाती थी तो उनकी कही हुई बातें उसे परेशान करती थीं। वो कहते थे कि उसके साथ रहने से उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और वो चाहते थे कि वे दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद अवनी ने खुद को बहुत असमंजस में पाया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या ये करना सही होगा? क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लोग क्या कहेंगे कि पति के मरने के बाद अपने ही ससुर से शादी कर ली? लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में ये बात भी थी कि शायद सच में उसके ससुर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अवनी ने बहुत सोच विचार के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात उसने ससुर जी चंद्रकांत के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर थोड़ा हैरान हुए। अवनी उनके कमरे में गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने उसे बैठने के लिए बोला और बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? अवनी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरी एक शर्त है कि हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? उन्होंने अवनी की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इस प्यार और सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी ये बात सुनकर अवनी के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों ने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन अवनी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे थे।
अवनी के कस्बे रामगढ़ के लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया था। रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरी बना ली थी, लेकिन उन्होंने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी थी। ससुराल शांति निकेतन में पहले जहां अवनी खुद को असहज महसूस करती थी, अब वहीं घर उसे अपना सा लगने लगा था। ससुर जी चंद्रकांत हर संभव प्रयास करते थे जिससे अवनी खुश रहे। उन्होंने उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा था और उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। वो हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी उसकी पसंदीदा खाने की चीज़ें लाते थे तो कभी उसके लिए नई नई साड़ियाँ लाते थे। धीरे धीरे अवनी ने उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दिया था। उन दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। ससुर जी चंद्रकांत अब अवनी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे और अब उनके बीच का रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि अब वे दो जिस्म और एक जान हो चुके थे। उन्होंने अवनी की बंजर जिंदगी में बरसात की थी। उन्होंने उसे फिर से हंसना सिखाया था, जीवन को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया था। शादी के कुछ महीनों बाद अवनी ने महसूस किया कि उनके बीच का ये नया रिश्ता उसे एक नई दिशा दे रहा है। उन दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर जी चंद्रकांत के साथ अवनी के इस नए रिश्ते ने उसे जीवन के कई नए पहलू दिखाए। उन्होंने उसे ये एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। समाज ने भी उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई थी, पर उन्होंने किसी की बात पर गौर नहीं किया। उनके रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने अवनी को कुछ नया सिखाया और उसे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उन्हें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज अवनी अपने ससुर जी चंद्रकांत के साथ एक नई जिंदगी जी रही है और उनके बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है और वो अवनी के